चलेगा। अभी तक अपने फ्रेंड बात करी किसकी, एनाटॉमी की बात करी। कंप्लीट एनाटॉमी में अपने किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा और पोस्टर ग्लैंड के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बात करी। फिर इसके अलावा अपने बात करी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन डायग्नोस्टिक रिलेशन, जैसे आरएफटी, केएफटी वगैरह हुआ, यूरिन एनालिसिस हुआ, आपने इन जो मेजर आईवीपी हुआ, ये जो मेजर आपके किडनी बायोप्सी हुआ, इन सब के बारे में अपन डिस्कस किया। उसके बाद अपन आज बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रीनल फेलियर के। डिसऑर्डर शुरू करते हैं अपन। यहाँ लगभग 7-8 डिसऑर्डर है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे रीनल फेलियर हुआ, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हुआ, रीनल कैलकुलाई हुआ, यूटी हुआ है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आज अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे वो है रीनल फेलियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीनल फेलियर में अपन टाइप ऑफ रीनल फेलियर पढ़ेंगे, क्लासिकल साइन सिम्टम पढ़ेंगे, क्लासिकल कॉजेज पढ़ेंगे, कॉमन डायग्नोस्टिक ओर्गन और इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जिसके अंदर पोटेशियम जो बढ़ जाता है उसका मैनेजमेंट, और एक हीमोडायलिसिस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अराउंड इस टॉपिक से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं आपके, इस पर फोकस कीजिएगा। यहाँ अपन अगर बात करें कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो जो रीनल फेलियर में डायग्नोसिस है या रीनल फेलियर के अंदर जो कॉजेज है उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ अपनी बात चल रही है सबसे पहले रीनल फेलियर। रीनल फेलियर को डिफाइन करना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप सिंपली डिफाइन करें तो रीनल फेलियर इज ए कंडीशन, रीनल फेलियर इज कंडीशन characterized by loss of renal function, characterized by loss of renal function, clear है। characterized by either temporary or permanent, either temporary or permanent लॉस ऑफ रीनल फेलियर। आइदर टेम्पररी या परमानेंट रीनल फंक्शन लॉस होना क्या कहलाता है, रीनल फेलियर। और रीनल फंक्शन अपने पास पढ़ा था, मेन कारण है यूरिन फॉर्मेशन। इसके अलावा विटामिन डी को एक्टिवेट करना, ब्लड की पीएच मेंटेन करना, बीपी रेगुलेट करना, थ्रोम्बोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करना, बहुत सारे काम है। अगर ये सारे काम अल्टर हो जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, रीनल फेलियर। और इनमें सबसे जो ज़्यादा मेन फंक्शन प्रभावित होगा, जो अफेक्ट होगा वो सिस्टम है आपका, जो मेन फंक्शन है वो अफेक्ट होगा कौन सा, यूरिन फॉर्मेशन का। इसकी वजह से ओलिगोयूरिया या एन्यूरिया वाली कंडीशन होगी, बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड बढ़ेंगे, ये कंडीशन क्या कहलाती है, रीनल फेलियर। क्लियर है। इट इज 2 टाइप। रीनल फेलियर आपका क्या है, 2 तरह का है। कंडीशन है जिसमें या तो टेम्पररी या परमानेंट किसके लॉस हो रहे हैं, रीनल फंक्शन के। ये टोटल कितने तरह का होता है, 2 तरह का। कितने तरह का, 2 तरह का। देखिएगा, एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर और दूसरा होता है बच्चों क्रोनिक रीनल फेलियर। देखिएगा, एक कारण बनेगा आपका एक्यूट रीनल फेलियर और दूसरा क्या बनेगा, क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर की अगर बात करें अपन, इट इज टेम्पररी लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज acute loss of renal function, it is acute loss of, यानी सडन आपकी किडनी काम कर रही है, जैसे रीनल फेलियर होगा सडन क्या होगा, किडनी के फंक्शन लॉस होंगे। क्लियर है। और ये जो फंक्शन जो लॉस होंगे वो टेम्पररी होंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर के, 2 महीने भर के लिए ये फंक्शन क्या होंगे, टेम्पररी लॉस होंगे। इट इज एक्यूट लॉस ऑफ, दिस इज रिवर्सिबल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, रिवर्सिबल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। जो किडनी के फंक्शन होंगे वो रिवर्सिबल लॉस होंगे, मतलब यूरिन फॉर्मेशन बनना बंद हो जाएगा, जैसे डिजीज कंडीशन ठीक होगी वापस यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी रिवर्सिबल है, यानी डैमेज जो हुआ है ये वापस ठीक हो जाएगा, कोई क्रोनिक कंडीशन नहीं है। क्लियर है। कैरेक्टराइज बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टराइज बाय क्लासिकल साइन सिम्टम इज एजोटीमिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एआरएफ का जो क्लासिकल साइन सिम्टम है वो क्या साइन सिम्टम होता है, एजोटीमिया। एजोटीमिया का मतलब इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, और अपने नॉर्मल ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल पढ़ा था, बल लेवल कितना, 8 से 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यहाँ पे क्या होगा, एजोटीमिया क्लासिकल साइन सिम्टम किसका, एक्यूट रीनल फेलियर का। एंड दूसरा क्लासिकल साइन सिम्टम होगा ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब यूरिन आउटपुट कितने से कम, 400 ml से कम पर 24 आवर्स में, 24 घंटे में 400 ml से कम क्या होगा, यूरिन
आउटपुट देखने को मिलेगा किस केस में, आपका एक्यूट रीनल फेलियर में। नेक्स्ट अगर बात करें अपन यहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट आपका दूसरी कंडीशन है आपकी क्या, क्रोनिक रीनल फेलियर। कौन सी कंडीशन, क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर इज ए क्रोनिक कंडीशन। क्रोनिक कंडीशन मतलब धीरे धीरे लंबे समय तक, कि बार बार किसी को एआरएफ हो, हाइपरटेंशन हो तो किडनी फेल होगी, फिर ठीक होगी, फिर फेल होगी, फिर ठीक होगी, धीरे धीरे ये जो प्रोग्रेसिव लॉस बढ़ता जाएगा, क्रोनिक कंडीशन। क्लियर है। आई बास में इट इज परमानेंट लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो किडनी की जो फंक्शन लॉस होगी, यूरिन बनाने की क्षमता है, वो परमानेंट ही क्या होगी, लॉस होगी। क्लियर है। इट इज इरिवर्सिबल कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसी कंडीशन है, इरिवर्सिबल। जो किडनी के नेफ्रॉन मर गए, वो मर गए, वापस ठीक नहीं होंगे। जो नेक्रोसिस हो गया वो हो गया, किडनी जो फेल होनी थी वो फेल हो गई। आईवास में इट इज रिवर्सिबल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। जो किडनी के फंक्शन लॉस हो गए, यूरिन बनाने की जो पावर है वो खत्म होगी, तो खत्म हो गई, वापस गेन नहीं होगी। क्लियर है। इट इज इरिवर्सिबल कंडीशन। क्लियर है। कैरेक्टराइज बाय, यहाँ पे जो क्लासिकल साइन सिम्टम होगा एआरएफ का, वेरी इंपॉर्टेंट, वो देखने को मिलेगा यूरेमिक फ्रोस्ट। क्या देखने को मिलेगा, यूरेमिक फ्रोस्ट। यूरेमिक फ्रोस्ट का मतलब ये कि आपकी बॉडी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट यूरिक एसिड और यूरिया का लेवल बढ़ेगा। ये यूरिया का लेवल बढ़ने से किडनी फेल है तो ये यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलेगा, तो ये किसके थ्रू बाहर निकलेगा, आपकी स्किन के थ्रू। और स्किन के थ्रू बाहर निकलेगा तो स्किन पे व्हाइट कलर की पपड़ी जम जाएगी और उसको खुरेदने पे क्या होने लगेगी, ब्लीडिंग। ये क्या कहलाता है, यूरेमिक फ्रोस्ट। एंड साथ में क्या देखने को मिलेगा, एन्यूरिया। एन्यूरिया का मतलब लेस देन 100 ml पर 24 आवर यूरिन आउटपुट। 24 घंटे में यूरिन आउटपुट कितने से कम होगा, 100 ml से होगा, कम होगा। कंडीशन क्या कहलाती है, एन्यूरिया। क्या कहलाती है, एन्यूरिया। तो यहाँ पे यूरिन आउटपुट आपका 100 ml से कम होगा। क्लासिकल साइन सिम्टम होगा यूरेमिक फ्रोस्ट। इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, तो ध्यान रख रहे हैं। ये टेम्पररी, ये परमानेंट कंडीशन है, ये एक्यूट कंडीशन है, जबकि क्रोनिक रीनल फेलियर कैसी है, आपकी क्रोनिक कंडीशन है। इट इज रिवर्सिबल कंडीशन। और ये सीआरएफ कैसी है, इरिवर्सिबल कंडीशन। यहाँ पे क्लासिकल साइन सिम्टम एजोटीमिया होगा। क्या देखने को मिलेगा, एजोटीमिया। जबकि यहाँ पे क्लासिकल साइन सिम्टम क्या होता है, यूरेमिक फ्रोस्ट। क्या होता है, यूरेमिक फ्रोस्ट। ये तो जनरल अपन ने मेजर डिफरेंस और इनके डिफरेंस के बारे में बात करी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेरी इंपोर्टेंट कोजेस की। किसकी, कोजेस की। अपन इन दोनों की एआरएफ और सीआरएफ की अपन कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। देखिएगा कोजेस की अगर बात करें अपन यहाँ, कोजेस की अगर अपन यहाँ बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, कोजेस की अगर यहाँ बात करें टोटल, तो दोनों के अलग अलग कोज है। एक एआरएफ का कारण होगा और एक क्या, सीआरएफ का। अपन एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट रीनल फेलियर के क्या कारण है। देखिएगा एक्यूट रीनल फेलियर के 3 कारण होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। प्री रीनल, इंट्रा रीनल और पोस्ट रीनल। मतलब किडनी से पहले कई प्रॉब्लम है। किससे पहले, किडनी से पहले प्रॉब्लम है तो ये किसमें आएगा, प्री रीनल कोज में। अगर किडनी के अंदर प्रॉब्लम है तो इंट्रा रीनल कोज में, और किडनी के बाद प्रॉब्लम है तो किसमें आएगा, पोस्ट रीनल कोज में। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट रीनल फेलियर की। किसकी, एआरएफ की। एआरएफ जो है इसके 3 कारण हैं। कितने कारण हैं, 3 कोजेस। पहले सबसे पहले बात करते हैं प्री रीनल कोजेस। कौन से कोजेस बच्चों, प्री रीनल कोजेस। देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्री रीनल कोजेस में देखिएगा वो सभी कारण जिससे किडनी को ब्लड सप्लाई क्या हो जाए, कम। किडनी को ब्लड सप्लाई कम होगी तो किडनी में परफ्यूजन कम होगा, साथ में जीएफआर भी क्या होगी उसकी, कम। और जीएफआर कम होगी तो यूरिन आउटपुट कम होगा। कंडीशन क्या कहलाती है, प्री रीनल कोजेस ऑफ रीनल फेलियर, स्पेशली एआरएफ की। क्लियर है। प्री रीनल कोज, कौन से कोज, वो सभी कारण जिससे किडनी को ब्लड सप्लाई क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, क्या कहलाते हैं, प्री रीनल कोज। और किडनी को ब्लड सप्लाई कम होगी तो आपको पता ही है, परफ्यूजन कम होगा, ओलिगोयूरिया ऐसे सिम्टम आएंगे। प्री रीनल कोज में देखिएगा, प्री रीनल कोज में देखिएगा, प्री रीनल कोज में देखिएगा सबसे पहले हाइपोवोलीमिया। क्या चीज, हाइपोवोलीमिया। आपकी बॉडी में फ्लूइड ही कम है। मान लो किसी को
बहुत ज़्यादा स्ट्रोक हो गया या एक्सेसिव स्वीटिंग हुई या कोई ब्लीडिंग हो गई तो फ्लूइड लॉस हो गया, फ्लूइड लॉस हुआ तो क्या हुआ, हाइपोवोलेमिया होगा, हाइपोवोलेमिया होगा तो किडनी को ब्लड क्या मिलेगा, कम, तो किडनी को परफ्यूजन कम होगा, फिल्ट्रेशन कम होगा, हाइपोवोलेमिया हो सकता है कारण, हाइपोटेंशन हो सकता है कारण, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है आपका, क्लियर है, बर्न का पेशेंट हो सकता है, हमारी बात सुनिए, क्लियर है। इसके अलावा रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, यहां पे किडनी में नहीं प्रॉब्लम है, यहां किडनी से पहले प्रॉब्लम है, गेटिंग माय पॉइंट, किडनी तो ठीक है फंक्शन कर रही है लेकिन किडनी को जो परफ्यूजन है, ब्लड सप्लाई वो कम हो रही है, यानी किडनी से पहले प्रॉब्लम, कि जैसे बॉडी में फ्लूइड कम हो जाए, बीपी कम हो जाए, हार्ट रेट कम हो जाए, बर्न हो, रीनल आर्टरी का पेशेंट हो, स्ट्रोक का पेशेंट हो, एक्सेसिव परस्पायरेशन का पेशेंट हो, आई बात में, क्लियर है। इसके अलावा एमआई का पेशेंट हो, माइकार्डियल इन्फेक्शन हो तो कार्डियक डिसरिथमिया होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, बीपी कम होगी, क्लियर है। आई बात में हार्ट फेल्योर का पेशेंट हो, आरी बात में हार्ट फेल्योर का पेशेंट हो सकता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट डायबिटीज मेलेटस का पेशेंट, किसका पेशेंट, डायबिटीज मेलेटस, डायबिटीज मेलेटस में क्या होता है, हाइपरटेंशन, क्लियर है। इसके अलावा हाइपरटेंशन का पेशेंट हो, हाइपरटेंशन के पेशेंट में भी क्या होगा, ब्लड तो बहुत तेजी से बहेगा लेकिन इतना तेजी से बहेगा कि किडनी को बराबर परफ्यूजन नहीं मिल पाएगा। हाइपरटेंशन का पेशेंट हो, पल्मोनरी ओडिमा का पेशेंट हो, क्लियर है, आरी बात में पल्मोनरी ओडिमा का पेशेंट हो, या कोई पेशेंट NSAID ड्रग ले रहा है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग ले रहा है, और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग कैसी होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, कैसी होती है बच्चों, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। अब प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन जनरली कैसा होता है, वेसोडायलेटर हार्मोन, कैसा हार्मोन, वेसोडायलेटर, लेकिन अब प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल क्या होगा, कम, और प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे कम होगा तो रीनल आर्टरी डायलेशन की जगह क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट, रीनल आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो किडनी को ब्लड सप्लाई क्या होगी, कम, किडनी को ब्लड सप्लाई कम होगी तो परफ्यूजन और फिल्ट्रेशन कम होगा, तो फाइनली ये किसके अंदर आएगा, पेरीरेनल कॉज ऑफ रीनल फेलियर। और NSAID ड्रग के अंदर आपको पता ही है पैरास्टामोल है, आइबुप्रोपेन है, ऐसे ड्रग आपकी क्या करेगी, पेरीरेनल फेलियर कर सकती है, क्लियर है। तो वो सभी कारण जिससे किडनी को ब्लड सप्लाई क्या हो, कम, किडनी एकदम यहाँ पे हेल्थी है लेकिन किडनी को ब्लड सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, चाहे पेशेंट बर्न का हो, हाइपोवोलेमिया हो, या मेजर ट्रोमा, मेजर हेमरेज केस हो, क्लियर है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो भी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगी। आई बात में हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, बर्न, रीनल आर्टरी, स्ट्रोक, परफोरेशन पेशेंट, MI हार्ट फेलियर के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट, हाइपरटेंशन, पल्मोनरी ओडिमा के पेशेंट और NSAID ड्रग लेने वाले पेशेंट, स्पेशली आपकी PCM, आइबुप्रोफेन वगैरह इंटेक कर रहे हैं, डाइक्लोफेनेक वगैरह, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, पेरीरेनल फेलियर हो सकता है, और ये आगे जाके क्या बन सकता है, इसकी वजह से ब्लड सप्लाई किडनी को कम होगी और ये किसका कारण बनेगा, एक्यूट रीनल फेलियर का। यहाँ पे किडनी में प्रॉब्लम नहीं है, किडनी से पहले प्रॉब्लम है, इसलिए किडनी को परफ्यूजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दूसरा देखिएगा, दूसरा कॉजेज की अगर बात करें तो दूसरे कॉजेज होते हैं इंट्रारीनल कॉजेज। कौन से कॉजेज बच्चों, इंट्रारीनल कॉजेज। इंट्रारीनल कॉजेज में देखिएगा, पहला प्रीरीनल कॉज हो गया, क्लियर है, प्रीरीनल कॉजेज के अंदर अपन बात कर ली। दूसरा कौन से कॉजेज, इंट्रारीनल कॉजेज, यानी डायरेक्ट प्रॉब्लम कहाँ है, किडनी में, कहाँ पे है, किडनी में। और इंट्रारीनल कॉजेज में देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूबुलर नेक्रोसिस, दिस इज द मेन कॉज ऑफ इंट्रारीनल रीनल फेलियर। 90% केसेज में क्या होगा, ट्यूबुलर नेक्रोसिस, यानी आपके नेफ्रॉन की जो ट्यूबुल्स है वो सडन क्या हो जाए, नेक्रोस्ट हो सकता है, इसकी वजह से ARF हो सकता है, आरी बात में। इसके अलावा नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग इंटेक, कौन से ड्रग इंटेक, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग इंटेक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक आई वास में टोब्रामाइसिन, अमीकासिन, जेंटामाइसिन, लिथियम, डिजोक्सिन, एस्प्रिन, वो सभी ड्रग्स जो किडनी को क्या करती है, डैमेज, और किडनी को डैमेज करी तो डायरेक्टली किडनी डैमेज होगी। जैसे लिथियम, डिजोक्सिन, ये सब कैसी है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। एस्प्रिन, NSAID फिर भी किसके अंदर आएगी, इंट्रारीनल के अंदर। टोब्रामाइसिन, अमीकासिन, सबसे ज्यादा जो नेफ्रोटॉक्सिक होती है वो कौन सी होती है, अमीकासिन। और अगर ऐसे ड्रग पेशेंट लंबे समय से ले रहा तो उसकी किडनी डैमेज होगी, किडनी डैमेज होगी तो किडनी में फिल्ट्रेशन नहीं होगा, तो किसके अंदर आएगा, इंट्रारीनल कॉज ऑफ एक्यूट रीनल
फेलियर। क्लियर है? इसके अलावा पेशेंट को ऑटोइम्यून डिजीज हो कौन सी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट, या पेशेंट को पाइलोनेफ्राइटिस, या पेशेंट को हो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये सब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ग्लोमेरुलर कैपिलरीज अफेक्ट होगी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज अफेक्ट होगी, साथ में आपका प्रोटीनीरा होगा, इन सभी कारण से बॉडी में ओडिमा होगा, फ्लूइड विनस रिटर्न वगैरह कम होगा, फ्लूइड ओवरलोड बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होगी, ये सब कारण कहीं ना कहीं डायरेक्ट किसको डैमेज करेंगे, किडनी को। और ये तो ऑटोइम्यून डिजीज है, डायरेक्ट डैमेज ही किसको करती है, किडनी के नेफ्रॉन को। क्लियर है? स्पेशली आपके किसको, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूबुल्स को, यानी पीसीटी डीसीटी वगैरह को डैमेज करती है, तो डायरेक्ट इनमें डैमेज होने से किडनी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, क्रश इंजरी। क्रश इंजरी कैसी इंजरी, क्रश इंजरी, जैसे कोई पेशेंट आया, उसके ऊपर से पूरा ट्रक निकल गया या ऐसी भारी चीज निकल गई जिससे उसकी मसल्स का क्या निकल गया, कचुमर, क्रशिंग हो गई। अब देखिएगा, क्रश इंजरी होगी तो मसल से क्या रिलीज होगा, मसल्स के अंदर क्या पाया जाता है, मायोग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, मायोग्लोबिन प्रोटीन। क्रश इंजरी होगी तो मसल से मायोग्लोबिन प्रोटीन रिलीज होगा। ये मायोग्लोबिन प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट जाके किसमें डिपॉजिट होगा, डायरेक्ट डिपॉजिट इन किडनी, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट डिपॉजिट इन किडनी, और किडनी में डिपॉजिट होगा, नेफ्रॉन पे जम जाएगा, ये बहुत टॉक्सिक है, तो डायरेक्ट किडनी क्या हो जाएगी, डैमेज। हालांकि क्रश इंजरी में हाइपोवोलेमिया भी होता है, हाइपोवोलेमिया होगा तो किसमें जाएगा, प्री रीनल कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। लेकिन अगर मायोग्लोबिन बढ़ रहा है और मायोग्लोबिन किडनी को डैमेज होगा तो क्रश इंजरी को आपको प्रायोरिटी देनी है। क्रश इंजरी में ब्लीडिंग की वजह से हाइपोवोलेमिया मान के आपको प्री रीनल में नहीं डालना है, इसको किसमें डालना है, इंट्रा रीनल कॉज ऑफ रीनल फेलियर। ये एक अपवाद है, पर क्रश इंजरी किसमें आती है, इंट्रा रीनल कॉज ऑफ रीनल फेलियर। और इसका जनरली मैनेजमेंट क्या होता है, अगर मायोग्लोबिन बढ़ गया, इसका सबसे बढ़िया मैनेजमेंट होता है हाई फ्लूइड प्लस डायरेटिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड दें और डायरेटिक्स दें, ताकि जल्दी से जल्दी जो आपका मायोग्लोबिन किडनी में डिपॉजिट है वो यूरिन के थ्रू लॉस हो जाए। पेशेंट को कैथराइज करके रखते हैं, 24 घंटे तक रेड कलर का यूरिन आता है, जो कि नॉर्मल फाइंड है, डार्क रेड कलर का। क्लियर है? तो ये सभी कारण हो गए इंट्रारीनल को, यानी डायरेक्ट इंजरी कहाँ हो रही है, किडनी में। और तीसरे कारण होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्ट रीनल कॉज ऑफ एआरएफ। अपन बात करें कारण किसके, एक्यूट रीनल के कारण बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर है? तीसरा कारण होता है वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्ट रीनल कॉज ऑफ एआरएफ, एक्यूट रीनल फेलियर के पोस्ट रीनल कॉज। यहां पे देखिएगा, प्री रीनल कॉज में प्रॉब्लम कहां थी, किडनी में ब्लड सप्लाई की, इंट्रारीनल में डायरेक्ट प्रॉब्लम किसमें थी, किडनी में, और पोस्ट रीनल कॉज में क्या प्रॉब्लम है, यूरिन आउटफ्लो में। यानी किडनी ठीक है, आगे से ब्लड भी आ रहा है, किडनी बराबर यूरिन फिल्टर करिए, लेकिन यूरिन बाहर नहीं निकल पा रहा है। जैसे किसी को किडनी स्टोन हो, यूरेटर स्टोन हो, ब्लैडर का कैंसर हो, यूरेथ्रा ब्लॉक हो, हमारी बात में, या पेशेंट को बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हो, तो क्या पेशेंट का यूरिन बाहर निकलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, यूरिन बाहर निकलेगा तो कलेक्ट होगा, किडनी में क्या होगा, डैमेज होगा, किडनी पे लोड पड़ेगा, किडनी क्या हो जाएगी, फेल। तो पोस्ट रीनल कॉज में वो सभी कारण जो यूरिन आउटफ्लो को क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट, जिसके अंदर हो सकता है किडनी स्टोन, हो सकता है यूरेटर स्टोन, क्लियर है, हो सकता है ब्लैडर कैंसर, क्लियर है, हो सकता है यूरेथ्रा स्ट्रक्चर, यूरेथ्रा का नैरो होना, हो सकता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। क्लियर है? ये सभी कारण जिससे यूरिन आउटफ्लो क्या होता है, यूरिन आउटफ्लो जिससे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है, वो सभी कारण किसमें माने जाते हैं, पोस्ट रीनल कॉज ऑफ रीनल फेलियर, स्पेशली एक्यूट रीनल फेलियर। ये तो बात करी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि प्री रीनल कौन सा है, इंट्रारीनल या पोस्ट रीनल। या क्वेश्चन आएगा, ए पेशेंट विद बर्न, कोई बर्न का पेशेंट है तो व्हाट इज द, और उसको एक्यूट रीनल फेलियर है, तो ये कौन सा कारण है, बर्न के पेशेंट में क्या होता है, हाइपोवोलेमिया, और हाइपोवोलेमिया किस में जाता है, किडनी को ब्लड सप्लाई कम, तो बर्न वाले पेशेंट किस में डाले जाएंगे, प्री रीनल कॉज ऑफ इंट्रा एक्यूट रीनल फेलियर में। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा अपन एआरएफ के कारण हो गए प्री रीनल, इंट्रारीनल और पोस्ट रीनल। दूसरा अपन बात करेंगे कॉजेज ऑफ सीआरएफ। किसकी बात कर रहे हैं, कॉजेज ऑफ सीआरएफ। देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीआरएफ का मेन कारण है रिकरेंट अटैक ऑफ एआरएफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी पेशेंट को बार बार एक्यूट रीनल फेलियर हो रहा है,
नेक्रोसिस हो रहा है, फिर एक्यूट रीनल फेलियर हो रहा है, ठीक हो रहा है, फिर नेक्रोसिस हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है, तो परमानेंट किडनी क्या हो जाएगी, डैमेज। इट इज द मेन कॉज ऑफ 90% कॉज ऑफ सीआरएफ। यानी सीआरएफ का मेन कारण क्या है, क्या, वेरी इंपोर्टेंट, रिकरेंट अटैक ऑफ एआरएफ। और दूसरा मेन कारण जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है वो है हाइपरटेंशन। कौन सा, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होगा, ब्लड इतना तेजी से बहेगा, क्लियर, ब्लड तो खूब होगा लेकिन ब्लड तेजी से बहेगा तो आसपास के न्यूरॉन को बराबर क्या नहीं मिल पाएगी, ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। इसकी वजह से नेफ्रॉन क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। और अपन जानते हैं हाइपरटेंशन साइलेंट किलर डिजीज है एडल्ट में, जबकि न्यूबॉर्न में साइलेंट किलर डिजीज कौन होती है, हाइपोथर्मिया। तो यहाँ पे साइलेंट किलर डिजीज हाइपरटेंशन की वजह से किडनी क्या होगी, डैमेज। हॉस्पिटल में जितने भी मरीज भर्ती होते हैं मैक्सिमम 90% मरीज को हाइपरटेंसिव इंड्यूस्ड किडनी फेलियर होता है, सीआरएफ होता है, क्लियर है। इसके अलावा पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है। डायबिटीज मेलाइटस में भी क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से ये आपकी ब्लड वेसल्स में क्या होगा, डिपॉजिट होगा। इसके अलावा सीरम फैटी एसिड लेवल बढ़ेंगे डायबिटीज में, फैट बढ़ने से ब्लड वेसल्स नैरो होगी, नैरो होने की वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन एआरएफ का कारण कर सकती है, क्लियर है। नेक्स्ट, सीवियर रीनल इन्फेक्शन, क्लियर है। कोई ऐसी इंजरी हो या ऐसा कोई इन्फेक्शन हो, सेप्टिसीमिया हो बॉडी में, स्पेशली सेप्टिसीमिया हो, वो सेप्टिसीमिया बैक्टीरियल लोड किसको डैमेज कर सकता है, डायरेक्टली किडनी को, तो सीआरएफ का कारण बन सकती है। इसके अलावा विल्स डिजीज, कौन सी डिजीज, विल्स डिजीज, या इसी को बोलते हैं लेप्टोस्पायरोसिस, क्लियर है। ये रेट्स के द्वारा, चूहों के द्वारा फैलती इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विल्स डिजीज या लेप्टोस्पायरोसिस, क्लियर है। विल्स डिजीज का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो कौन होता है, विल्स डिजीज का, लेप्टोस्पायरा, क्लियर है, जो कि स्पायरोचेट होता है, ना तो बैक्टीरिया होता है ना वायरस, ये क्या होता है, स्पायरोचेट। ये लेप्टोस्पायरा डायरेक्टली किसको डैमेज करता है, किडनी को, और किडनी डैमेज होगी तो, और किडनी किस तरह से डैमेज होगी, क्रोनिक रीनल फेलियर की तरह, यानी सीवियर रीनल इंजरी करता है। ये क्या कारण कर सकती है, विल्स डिजीज सीआरएफ का कारण बन सकती है। सीवियर रीनल इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया होता है, डायबिटीज का पेशेंट, हाइपरटेंशन का पेशेंट, रिकरेंट अटैक। इसके अलावा किसी को वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग एलर्जी डाई, किसी पेशेंट की मान लो लंबे समय से कंटिन्यू एमआरआई या यूएसजी करा रहे हैं, डाई स्कैनिंग, मल्टीपल स्कैनिंग हो रही है बार बार, उसको बार बार डाई दे रहे हैं, बार बार डाई दे रहे हैं, तो धीरे धीरे एक्यूट रीनल फेलियर होते होते बाद में किसका कारण बन सकती है, क्रोनिक रीनल फेलियर का, क्लियर है। इसलिए डाई को निकालने के लिए आप हाई फ्लूइड डायलिसिस थेरेपी दे पेशेंट को, ताकि किडनी डैमेज ना हो। तो अगर बात करें सीआरएफ का मेन कारण तो क्या है, रिकरेंट अटैक ऑफ एआरएफ, और दूसरा मेन कारण है हाइपरटेंशन। प्रायोरिटी आपको रिकरेंट अटैक ऑफ एआरएफ को देना है, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या जाएगा, हाइपरटेंशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, बहुत ज्यादा मैसिव हेमरेज, एम्पुटेशन हो जाए, अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो तो सडन किडनी क्या हो जाएगी, फेल हो सकती है। ये सभी कारण किसके अंदर आते हैं बच्चों, कोजेज हो गए किसके, रीनल फेलियर की। नेक्स्ट देखिएगा साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों साइन एंड सिम्टम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से आपकी क्वेश्चन की बारिश होती है, साइन एंड सिम्टम। सबसे पहले बात करते हैं अपन एआरएफ की, किसकी, एआरएफ की। फिर अपन बात करेंगे बच्चों किसकी, सीआरएफ की। दोनों में लगभग सेम साइन सिम्टम है, कुछ बातों का थोड़ा वेरिएशन होगा, बाकी लगभग सेम सिम्टम है। एआरएफ के क्या देखिएगा, एआरएफ के जो साइन सिम्टम वो 3 फेज में आते हैं। कितनी फेज में बच्चों, 3 फेज में। एक्यूट रीनल फेलियर प्रोग्रेसिव होता है, हमारी बात में आइब और रिवर्सिबल होता है। तो एआरएफ के जो साइन सिम्टम है वो कैसे आते हैं, प्रोग्रेसिव आते हैं। कैसे आते हैं, प्रोग्रेसिव। एआरएफ के सिम्टम 3 फेज में आएंगे। पहली जो फेज होती है वो कौन सी होती है, ओलिगो यूरिक फेज। कौन सी फेज, और ये फेज रहती है 8 से 15 दिन तक। कितने दिन तक बच्चों, 8 से 15 दिन तक। ओलिगो यूरिक फेज में क्या होगा देखिएगा, नाम से बता, सडन किडनी की फेल हो रही है, सडन किडनी के फंक्शन कम हो रहे हैं, तो क्या होगा, पेशेंट को ओलिगो यूरिया, क्या होगा, ओलिगो यूरिया।
डेफिनेटली बात है। ओलिगोयूरिया का मतलब यूरिन आउटपुट कितने से कम, 400 ml पर 24 आवर से कम, या 24 घंटे में या पूरे दिन में 400 ml से कम यूरिन आउटपुट क्या कहलाएगा, ओलिगोयूरिया। क्योंकि किडनी का मेन फंक्शन ही यूरिन फॉर्मेशन है। अगर टेम्पररी फंक्शन लॉस हो रहा है, सडन लॉस हो रहा है, तो यूरिन आउटपुट क्या होगा, सडन क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। दूसरा देखिएगा, ओलिगोयूरिया होगा तो बताओ बॉडी में यूरिन आउटपुट कम होगा तो फ्लूइड ओवरलोड बढ़ेगा, और फ्लूइड ओवरलोड बढ़ेगा तो बताओ हाइपरवोलीमिया होगा कि नहीं होगा। अरे ओलिगोयूरिया हो रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है तो फ्लूइड अंदर ही रुकेगा, अंदर रुकेगा तो बॉडी में फ्लूइड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यानी क्या होगा, हाइपरवोलीमिया। हाइपरवोलीमिया हो रहा है तो बताओ वेट गेन होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली वेट गेन होगा अगर हाइपरवोलीमिया हो रहा तो। क्लियर है। प्लस हाइपरवोलीमिया हो रहा तो बॉडी में बताओ ओडिमा होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली बॉडी में ओडिमा होगा। हाइपरवोलीमिया होने की वजह से वेट गेन होगा। इसके अलावा अगर हाइपरवोलीमिया हो रहा है तो डेफिनेटली हाइपरटेंशन होगा कि नहीं होगा, बीपी बढ़ेगी पेशेंट की, और हाइपरटेंशन होगा तो स्वाभाविक रूप है कि टेकिकार्डिया होगा कि नहीं होगा, पेशेंट की हार्ट रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसके अलावा पेशेंट को हाइपरवोलीमिया हो रहा है तो बताइए वेरी इंपॉर्टेंट, पल्मोनरी ओडिमा होगा कि नहीं होगा। अरे फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहा, बढ़ा हुआ फ्लूइड लंग में जाकर डिपोजिट होगा तो क्या होगा, पल्मोनरी ओडिमा। और पल्मोनरी ओडिमा होगा तो बताओ सांसों में तकलीफ होगी कि नहीं होगी, डिजनिया होगा कि नहीं होगा, यानी डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। क्या होगा, पेशेंट को डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, यानी उसको क्या होगा, डिजनिया होगा। हरी बात में, यानी सब सिम्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट, उसके बाद देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, यहां बात करें आप इलेक्ट्रोलाइट्स पे देखिएगा। बताओ किडनी आपकी क्या हो रही है, डैमेज, और नेफ्रॉन डैमेज हो रहे हैं। इंट्रासेलुलर कौन सा मिनरल होता है, पोटेशियम। नेफ्रॉन डैमेज होंगे तो नेफ्रॉन डैमेज होने की वजह से क्या रिलीज होगा, वहां से पोटेशियम, और पोटेशियम रिलीज होगा तो क्या होगा, हाइपरकैलीमिया होगा कि नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट में कौन से सिम्टम आएंगे, हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया होगा तो अपन ने पहले पढ़ा था ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, पोटेशियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोडियम। पोटेशियम और सोडियम एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो हाइपरकैलीमिया होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया। नेक्स्ट, और हाइपरकैलीमिया होने की वजह से बताओ कार्डियक डिसरिथमिया होगा कि नहीं होगा, तो पेशेंट को क्या होगा, कार्डियक डिसरिथमिया। आ रही बात में। नेक्स्ट देखिएगा, कार्डियक डिसरिथमिया होगा। इसके अलावा पेशेंट का विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि किडनी विटामिन डी का सिंथेसिस, ये विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं होगा तो पेशेंट को क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया। क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हाइपरफॉस्फेटीमिया, क्योंकि अपन जानते हैं कैल्शियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस एक दूसरे का दुश्मन है। कैल्शियम कम होगा तो ऑटोमेटिक कौन बढ़ जाएगा, फास्फोरस। प्लस पेशेंट में बताइए वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल। अरे एजोटीमिया होगा कि नहीं होगा, क्योंकि किडनी फेल हो गई है, टेम्पररी फेल हो रही है भले ही, लेकिन आपके यूरिक एसिड यूरिया क्रेटिनिन को बाहर निकल पाएगी तो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, एजोटीमिया होगा कि नहीं होगा। और अपन ने पढ़ा था इट इज द क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ एआरएफ। कौन सा है, एक्यूट रीनल फेलियर का क्लासिकल साइन सिम्टम क्या है, एजोटीमिया। दूसरे नंबर पे आता है ओलिगोयूरिया। हर बात में, हालांकि अर्ली सिम्टम पूछे तो क्या होगा, ओलिगोयूरिया, और क्लासिकल सिम्टम पूछे तो एजोटीमिया। नेक्स्ट, एजोटीमिया होगा। नेक्स्ट, इंक्रीज सीरम क्रेटिनिन लेवल। बताइए किडनी डैमेज होगी तो क्रेटिनिन लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। नॉर्मल क्रेटिनिन लेवल कितना, 0.1 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसिलिटर, यहाँ बढ़ के 2 या 3 मिलीग्राम तक पहुंच जाएगा। इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड लेवल, किसका लेवल बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड का, और यूरिक एसिड बढ़ेगा तो बॉडी पे क्या होने लग जाएगी, प्रूराइटिस, खुजली चलने लगेगी। और नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल कितना होता है, 2.5 से यानी 2.5 से लेके 8 मिलीग्राम पर डेसिलिटर, यहाँ पे बढ़ा हुआ मिलेगा। हर बात में रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगी, डिजने होगा, वेट गेन होगा। ये सारे सिम्टम आते हैं किस फेज में, ओलिगोयूरिक फेज में। कौन से फेज में, ओलिगोयूरिक फेज में। और ये जो सिम्टम रहते हैं वो 8 से 15 दिन तक के बीच में रह सकते हैं। यानी इनिशियली अर्ली सिम्टम क्या होगा, ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया होगा तो बॉडी में फ्लूइड बढ़ेगा, डेफिनेटली बात है। हाइपरवोलीमिया होगा तो वेट गेन, ओडिमा, हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, पल्मोनरी ओडिमा, डिजने होगा, आपस में जुड़े हुए सिम्टम। इलेक्ट्रोलाइट में हाइपरकैलीमिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा तो कार्डियक डिसरिथमिया होगा, हाइपरफॉस्फेटीमिया होगा, ब्लड यूरिया यानी एजोटीमिया होगा, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। इस तरह के सिम्टम आएंगे। इसके अलावा पेशेंट को धीरे धीरे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ते हैं
तो मेंटली इरिटेशन, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, या पेशेंट को क्या हो सकता है, इरिटेशन, इरिटेबिलिटी हो सकती है, लेथार्जी, फटीग, वीकनेस, और कई केसेस में एआरएफ में अगर सीवियर हो एआरएफ तो पेशेंट को वेरी इंपॉर्टेंट एरिथ्रोपोइटिन सिक्रेशन भी कम हो सकता है, कई केसेस में एनीमिया भी हो सकता है। क्या हो सकता है पेशेंट को, एनीमिया। क्लियर है। ऐसे सिम्टम आएंगे किस फेज में, ओलिगोयूरिक फेज में। अगर ये किडनी यहाँ पे कंपनसेट कर ले तब तो नेक्स्ट फेज में चले जाएगी, वरना किडनी किस में कन्वर्ट हो सकती है, सीआरएफ में। यहाँ पे एआरएफ अगर ठीक हो गया तो ठीक है, वरना एक किस में बदल जाएगा, क्रोनिक रीनल फेलियर में, और बहुत गंदी कंडीशन है, खतरनाक कंडीशन है वो। नेक्स्ट देखिएगा दूसरी फेज कौन सी चलेगी, दूसरी फेज चलेगी आप ओलिगो यूरिक फेज के बाद। पहली फेज तो कौन सी थी, ओलिगो यूरिक फेज, जो भी कितने दिन के चली, 8 से 15 दिन तक। दूसरी फेज कौन सी चलेगी, पोली यूरिक फेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसी ये फेज, पोली यूरिक फेज। क्लियर है। ये जो फेज रहेगी वो 7 से 21 दिन तक, कई बुकों में 10 से 20 दिन तक भी दे रखा, वो भी नॉर्मल बात है। कौन सी फेज चलेगी, पोली यूरिक फेज। इस फेज में क्या होगा, किडनी क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, तो बॉडी होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगी, खुद को बचाने की कोशिश करेगी, और किडनी जैसे ही खुद को बचाने की कोशिश करेगी, सडन किडनी के फंक्शन एकदम क्या होंगे, गेन। और जैसे ही सडन किडनी फंक्शन गेन, और किडनी का मेन फंक्शन क्या है, यूरिन आउटपुट, तो सडन पेशेंट को क्या होगा, पोलीयूरिया। वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम किडनी काम करने लगेगी झटके के साथ और एकदम यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, क्या होगा, पोलीयूरिया। नेक्स्ट देखिएगा, पोलीयूरिया हुआ अगर पेशेंट को, देखिएगा आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेशेंट को अगर पोलीयूरिया हुआ तो यहाँ पे जो यूरिन है, जनरली कहीं पे भी पोलीयूरिया होता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, स्पेशली डायबिटीज इंसिपिडस में इसकी जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, यानी पतला यूरिन आता है। लेकिन यहाँ पे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट सारे रुके हुए हैं, एकदम बाहर निकलेंगे तो जो यूरिन आएगा उसकी यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बढ़ी हुई मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्लियर है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि पेशेंट को पोलीयूरिक फेज में, रीनल फेलियर में स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या मिलेगी, आपको बढ़ी हुई मिलेगी। क्लियर है। पोलीयूरिया होगा, आई बात में पोलीयूरिया होगा तो सडन बॉडी में क्या होगा, हाइपोवोलीमिया। अब बताओ ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम होगी डेफिनेटली। हाइपोवोलीमिया होगा तो हाइपोटेंशन होगा कि नहीं होगा, हाइपोटेंशन होगा तो वीक और 3D पल्स होगी, वीक और 3D पल्स देखने को मिलेगी। आ रही बात में। इसके अलावा बॉडी में जितनी भी गंदगी जमा है, और हाइपोवोलीमिया का तो वेट लॉस होगा, आई बात में डिजनिया वगैरह सिम्टम जो होंगे, पल्मोनरी ओडिमा के सिम्टम सबसाइड हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, ओडिमा वगैरह के सिम्टम सबसाइड हो जाएंगे। क्लियर है। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बढ़े हुए वो एक ही झटके में क्या निकल जाएंगे, बाहर निकलेंगे। तो सारे इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलेंगे तो हाइपोकैलेमिया होगा। अभी तक पोटेशियम बढ़ा हुआ था, अब एकदम पोटेशियम यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, लॉस, तो हाइपोकैलेमिया। और सोडियम भी जो हालांकि कम था और भी क्या होगा, हाइपोनेट्रीसिया। सोडियम का भी लॉस होगा, कैल्शियम का भी लॉस होगा, हाइपोकैल्सीमिया, और फॉस्फोरस का भी लॉस होगा, हाइपोफॉस्फेटीमिया। इसके अलावा डिक्रीज सीरम यूरिक एसिड लेवल, यूरिक एसिड कम हो जाएगा, क्रिएटिनिन कम हो जाएगा, और कौन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल भी क्या हो जाएगा आपका कम। यानी जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब एक ही झटके में क्या हो जाएंगे, कम। तो ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, सीरम यूरिक एसिड, इनका लेवल भी कम। हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया, यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस सभी का लेवल एक ही झटके में कम हो जाएगा। इसके अलावा पेशेंट को पोलीयूरिया वाला तो हाइपोवोलीमिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, वीक और 3D पल्स होगी। ये जो स्टेज रहती है वो लगभग 7 से 21 दिन या 10 से 20 दिन तक रहती है। फिर उसके बाद किडनी तीसरी स्टेज में एंटर कर जाती है, रीनल फेलियर की। एआरएफ की तीसरी स्टेज कौन सी बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, रिकवरी फेज। कौन सी फेज, रिकवरी फेज, या कंपनसेटरी फेज बोल सकते हैं आप। रिकवरी फेज में किडनी स्लोली जो एआरएफ की किडनी है एक्यूट रीनल फेलियर की, वो किडनी स्लोली क्या करेगी, रिकवर। और रिकवर करने में 6 महीने से लेके यानी 6 मंथ से लेके 2 ईयर 2 साल तक का समय लग सकता है, नॉर्मल बात है। रिकवरी में कितना समय लग सकता है, 6 मंथ से लेके 2 ईयर तक का समय लग सकता है। ये मोटे मोटे सिम्टम देखने को मिलेंगे किसमें, एक्यूट रीनल फेलियर में। नेक्स्ट देखिएगा, अब अपन बात करेंगे किसकी बच्चों, क्रोनिक रीनल
फेलियर की, साइन सिम्टम की। नेक्स्ट बच्चों अपन साइन सिम्टम की बात करेंगे किसकी, क्रोनिक रीनल फेल्योर की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से साइन सिम्टम की, क्रोनिक रीनल फेलियर। एआरएफ के सिम्टम पढ़ लिए 3 फेज में, एक तो कौन से, ओलिगोयूरिक फेज, फिर पॉलीयूरिक फेज और फिर रिकवरी फेज में, तीनों में साइन सिम्टम पढ़े। अब बात करते हैं अपन क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल जो फेलियर है, इट इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय परमानेंट लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, और एटलीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेटर देन 50% से ज्यादा क्या होना चाहिए, नेफ्रॉन डैमेज होना चाहिए। कितने से ज्यादा, 50% से, या जीएफआर है वो कम से कम आपकी 90 ml पर मिनट से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तब कंडीशन क्या कहलाती है, क्या कहलाती है आपकी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, क्रोनिक रीनल फेलियर। यानी कम से कम 50% नेफ्रॉन आपकी किडनी के डैमेज होना चाहिए, या जीएफआर 90 से कम होना चाहिए। हालांकि सीआरएफ 3 तरह का होता है। सीआरएफ की 3 कैटेगरी होती है, एक माइल्ड सीआरएफ, क्लियर है, एक मॉडरेट सीआरएफ, और एक तीसरा कौन सा, सीवियर सीआरएफ, क्लियर है। माइल्ड सीआरएफ कब कहते हैं, जब जीएफआर वेरी इंपॉर्टेंट लेस देन, आई बात में जीएफआर कितने के बीच हो, वेरी इंपॉर्टेंट 60 to 89 ml पर मिनट के बीच हो। कौन सा रीनल फेलियर कहलाता है, एक्यूट रीनल फेलियर। क्योंकि नॉर्मल जीएफआर होती है 125 ml पर मिनट, क्लियर है। कम से कम 90 से 125 के बीच होनी चाहिए, 90 से कम नहीं होनी चाहिए जीएफआर, 90 ml पर मिनट से कम। 90 से यानी 60 से 89 ml पर मिनट है तो कौन सा सीआरएफ है, एक्यूट रीनल फेलियर। और अगर वेरी इंपॉर्टेंट 30 से 59 ml पर मिनट अगर जीएफआर है तो क्या कहलाएगा, मॉडरेट रीनल फेलियर। और अगर आपकी जीएफआर वेरी इंपॉर्टेंट 15 से 29 ml पर मिनट से कम है, जीएफआर लेस देन है, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, सीवियर जीएफआर। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर जीएफआर 15 ml पर मिनट से कम है, या नेफ्रॉन 90% से ज्यादा डैमेज है, तो ये कंडीशन कहलाती है वेरी वेरी अनकंपल्सरी कंडीशन। इसको बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज। यानी अब किडनी का कुछ नहीं हो सकता, अब लास्ट इलाज है किडनी को क्या कराऊं, ट्रांसप्लांट, वरना मरना पड़ेगा पेशेंट को, क्लियर है। 15 ml पर मिनट से कम हो जाए, या नेफ्रॉन 90% से ज्यादा डैमेज हो जाए, क्या कहलाता है, ESRD, एंड स्टेज रीनल डिजीज। और ये परमानेंट डैमेज है, अब कोई इलाज नहीं है, या तो किडनी ट्रांसप्लांट करे वरना बॉडी के फंक्शन अल्टर हो गए, डेथ हो सकती है। तो सीआरएफ की 3 कैटेगरी होती है अकॉर्डिंग टू जीएफआर। 60 से 89 ml पर मिनट है तो माइल्ड, 30 से 59 है तो मॉडरेट, और 15 से 29 है तो 15 से 29 के बीच है, कम है तो क्या कहलाएगा, जीएफआर, सीवियर जीएफआर कहलाएगा, क्लियर है। नॉर्मल जीएफआर 90 से 125 ml के बीच होना चाहिए, एवरेज 125 होता है, यहाँ तक कोई डाउट है जीएफआर। और जीएफआर अगर 90 से कम है, कितने से है, अगर जीएफआर आपका कितने से कम है, 90 ml से कम है, तो भी क्या कहलाएगा, क्रोनिक रीनल फेलियर। और या नेफ्रॉन कितने से ज्यादा, 50% से ज्यादा डैमेज हो जाए तो भी क्या कहलाएगा, क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोनिक रीनल फेलियर। अब साइन सिम्टम देखिएगा, 50% से ज्यादा नेफ्रॉन अगर डैमेज हो गए आपके, मेरी बात समझ रहे आप, 50% से ज्यादा नेफ्रॉन डैमेज होंगे तो यूरिन बनेगा ही क्या, बनना ही बंद हो जाएगा। यूरिन बनेगा ही नहीं तो आपका देखिएगा क्रोनिक रीनल फेलियर में क्या देखने को मिलेगा, एन्यूरिया अर्ली सिम्टम में। वेरी, एन्यूरिया का मतलब यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml पर डे। 24 घंटे में यूरिन आउटपुट कितने से कम हो जाएगा, 100 ml से कम होगा। अब देखिएगा एन्यूरिया होगा तो वही बताओ हाइपरवोलीमिया होगा कि नहीं होगा, सेम सिम्टम आएंगे। हाइपरवोलीमिया होगा तो देखिएगा वेट गेन होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। ओडिमा होगा कि नहीं होगा, हाइपरवोलीमिया की वजह से, हाइपरवोलीमिया की वजह से हाइपरटेंशन होगा कि नहीं होगा, और हाइपरटेंशन की वजह से टेकिकार्डिया होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। आ रही बात सुने। इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, ड्राई स्किन होगी, ओडिमा हो रहा है बॉडी में हाइपरवोलीमिया की वजह से, स्किन खिंचेगी, ड्राई हो जाएगी। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट को वेट गेन हो रहा है, हाइपरवोलीमिया, टेकिकार्डिया, ड्राई स्किन हो रही है, वही आपका क्या होगा, पल्मोनरी
ओडिमा होगा कि नहीं होगा, पल्मोनरी ओडिमा होगा तो क्या होगा पेशेंट को, डिस्निया होगा, डिस्निया होगा तो रिस्क ऑफ कार्डियक फेलियर है कि नहीं है। ये सिम्टम तो आ रहे हैं, लेकिन ये सिम्टम थोड़े सीवियर होंगे। एआरएफ और दोनों में अंतर क्या है, एआरएफ में सिम्टम थोड़े हल्के होते हैं, कंपनसेटरी होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सीवियर सिम्टम होते हैं, तुरंत मैनेजमेंट की जरूरत होती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा इलेक्ट्रोलाइट्स में, देखिएगा इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें तो बताओ सीवियर हाइपोकैलेमिया होगा कि नहीं होगा, सॉरी सीवियर हाइपरकैलेमिया होगा कि नहीं होगा। और अब बहुत ज्यादा नेफ्रॉन 50% से ज्यादा डैमेज हो गए, नेफ्रॉन डैमेज हो गए, नेफ्रॉन सेल है, नेफ्रॉन भी तो सेल है, और इंट्रासेलुलर सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल होता है, पोटेशियम। अगर नेफ्रॉन डैमेज हो गए तो यहाँ से ये पोटेशियम रिलीज होकर ब्लड में आ जाएगा, क्या कहलाएगा, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया, और हाइपरनेट्रीमिया डायल्यूशनल भी होगा क्योंकि हाइपरवोलीमिया हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया। नेक्स्ट बताओ विटामिन डी बिल्कुल सिंथेसिस नहीं हो रहा है क्योंकि किडनी फेल हो गई है, और विटामिन डी को कौन सिंथेसिस करता है, किडनी। अब किडनी फेल होगी तो विटामिन डी की कमी होगी, विटामिन डी की कमी होगी तो बॉडी में किसकी कमी होगी, कैल्शियम की, हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया होगा तो ऑटोमेटिक कौन बढ़ेगा, हाइपरफॉस्फेटीमिया, फॉस्फोरस लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखिएगा इसके अलावा पेशेंट को हाइपर मैग्नीसीमिया होगा, मैग्नीशियम का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि किडनी खराब होगी तो एक्स्ट्रा मैग्नीशियम को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाएगी, एन्यूरिया हो रहा है यहाँ पे, इसलिए बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा हाइपर मैग्नीशियमिया हो रहा है पेशेंट को, हाइपर मैग्नीशियमिया हो रहा है, हाइपर फॉस्फेटीमिया होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपरकैलेमिया होगा। क्लियर है। और हाइपर और हाइपोकैलेमिया हो रहा तो बताओ कार्डियक डिसरिथमिया होगा कि नहीं होगा। कार्डियक डिसरिथमिया तो रिस्क ऑफ डेथ है कि नहीं है, कभी भी पेशेंट को डेथ हो सकती है, पेशेंट को फियर रहता है, कुछ भी अप्रिय इम्पेंडिंग ऑफ डूम, कुछ भी अप्रिय घटने का डर रहता है, कभी भी मौत हो सकती है पेशेंट की, कार्डियक डिसरिथमिया हो गया तो। क्लियर है। नेक्स्ट और हाइपरकैलेमिया इज द सबसे डेंजर साइन है किसका, सीआरएफ का। पेशेंट को तुरंत मैनेज करने वाला, कभी भी क्या हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। क्लियर है। इसके अलावा बताइए वेरी इंपोर्टेंट इंक्रीज सीरम अमोनिया लेवल, बताओ अमोनिया लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। वेस्ट प्रोडक्ट बताओ एजोटीमिया, यानी वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, एजोटीमिया होगा। इंक्रीज बताइए इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन लेवल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सीआरएफ में क्रिएटिनिन लेवल हमेशा 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से क्या मिलेगा आपको ज्यादा। अगर वेरी इंपोर्टेंट 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा सीरम क्रिएटिनिन लेवल है, इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, सीवियर सीआरएफ है, और पेशेंट को यूरिन आउटपुट बिल्कुल नील या ओलिगोरिक या एन्यूरिक के बराबर होता है, तुरंत मैनेजमेंट की जरूरत है, वरना किडनी सब कुछ पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी। क्रिएटिनिन लेवल 3 मिलीग्राम से ऊपर देखो मिलेगा। नेक्स्ट बताइए इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड लेवल, बताइए यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि यूरिक एसिड बाहर से नहीं निकला और बॉडी में यूरिक एसिड और अमोनिया बढ़ेंगे तो क्या होगा, यूरेमिक फ्रोस्ट। क्या होगा बच्चों, यूरेमिक फ्रोस्ट। यूरेमिक फ्रोस्ट यानी यूरिया, यूरिया खाद होता है जो खेत में डालते हैं अपन, इस तरह का खाद है यूरिया और यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड जब किडनी से बाहर नहीं निकल रहा, बॉडी में बढ़ रहे हैं, तो ये स्किन के थ्रू बाहर निकलेगा, और स्किन के थ्रू कहाँ से, आंखों के भौं से, यहाँ से आपके आईलिड से, एक्सिला रीजन से, यहाँ से निकलेगा तो सफेद सफेद क्या बन जाएगी, परत। जैसे खार जमता है गर्मियों के दिनों में, उस तरह की सफेद सफेद क्या बन जाएगी, परत। अब वो सफेद सफेद परत जमेगी, जैसे आंख पे जम गई, आप इसको क्या करोगे, स्क्रैप करोगे, खुरोदोगे, तो यहाँ से क्या होने लग जाएगी, ब्लीडिंग। तो यूरेमिक फ्रेस्ट होगा और इसको हटाओगे तो क्या हो सकती है, ब्लीडिंग। और बताओ जब ये व्हाइट व्हाइट कलर की पपड़ी जमेगी तो खुजली चलेगी नहीं चलेगी, यानी नेक्स्ट सिम्टम क्या आएगा, प्रूराइटिस। पेशेंट को नेक्स्ट सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, प्रूराइटिस, यूरेमिक फ्रोस्ट की वजह से। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरेमिक फ्रोस्ट एंड एन्यूरिया आर द क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट किसके, यूरेमिक फ्रोस्ट इज द क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ सीआरएफ। सीआरएफ का क्लासिकल साइन सिम्टम क्या है, यूरेमिक फ्रोस्ट। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, सीआरएफ हो रहा है तो बताओ पेशेंट को इरिथ्रोपोइटिन की कमी होगी कि नहीं होगी, और इरिथ्रोपोइटिन की कमी होगी तो पेशेंट को क्या होगा, एनीमिया। क्या होगा, एनीमिया होगा कि नहीं होगा, पेशेंट को क्या होगा, एनीमिक हो जाएगा पेशेंट। व्हाई, बिकॉज किडनी फेल होगी तो जेजी सेल क्या नहीं बनाएगी, इरिथ्रोपोइटिन नहीं बनाएगी, तो पेशेंट को एनीमिया होगा, और पेशेंट को जैसे एनीमिया का होगा बताओ फटीग एंड वीकनेस होगी कि नहीं होगी। क्लियर है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट को यूरेमिक फ्रोस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, यूरेमिक फ्रोस्ट। ये यूरिक एसिड
बॉडी में बढ़ेगा तो आपके वेरी इंपॉर्टेंट यूरिक एसिड जैसे बॉडी में बढ़ेगा, ये यूरिक एसिड स्टोमक की म्यूकोसा को इरिटेट करेगा। किसको? स्टोमक की म्यूकोसा को। इसके अलावा पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, इन सब की वजह से स्टोमक के अंदर अल्सर बनेंगे तो रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर, पेशेंट को क्या हो जाएगा? किडनी फेलियर की वजह से पेप्टिक अल्सर, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और यूरिक एसिड क्या करता है? जीआई म्यूकोसा को इरिटेट करके ब्लीडिंग कराता है, पेप्टिक अल्सर। और पेप्टिक अल्सर होगा तो बताओ हिमेटइमेसिस, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग या तो उल्टियों के थ्रू निकलेगी हिमेटइमेसिस या क्या होगा? मिलेना। और हिमेटेसिस और मिलेना होगा तो फिर और क्या होगा? एनीमिया बढ़ेगा, हरी बात में फटेगी, वीकनेस बढ़ेगी, ऐसे सिम्टम आएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद अपन ने एक फंक्शन पढ़ा था किडनी का, क्या? किडनी और लीवर, हालांकि लीवर मेनली 80% और 20% किडनी दोनों मिलके क्या कराती? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब तो किडनी खराब होगी तो न्यू ग्लूकोज का निर्माण होगा क्या? नहीं होगा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगा कम। तो ध्यान रखें, पेशेंट को वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या देखने को मिलेगा? हाइपोग्लाइसीमिया। अरे क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? हाइपोग्लाइसीमिया। और वही हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो फटीग और वीकनेस होगी। नेक्स्ट, एक और फंक्शन पढ़ा था अपन ने किडनी का, क्या अपन ने पढ़ा? कि किडनी है वो थ्रोम्बोपोएटिन रिलीज करती है। हालांकि मेनली थ्रोम्बोपोएटिन कहाँ से रिलीज होता है? कहाँ से रिलीज होता है मेनली जो थ्रोम्बोपोएटिन वो तो रिलीज होता है लीवर से 80%, लेकिन 20% किडनी की पीसीसी रिलीज करती है। याद आ रहा है? फंक्शन में पढ़ा था। अगर आपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ी तो डिसऑर्डर आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। फोकस कीजिएगा, समझिएगा कैसे होती है चीजें। अगर आपका पढ़ रहा है कि थ्रोम्बोपोएटिन कम हो रहा है तो वो थ्रोम्बोपोएटिन कम होगा तो प्लेटलेट काउंट कम होंगे कि नहीं होंगे? यानी पेशेंट को क्या होंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा तो हेमरेज होंगे, हेमेचुरिया, मिलेना होगा, प्लेटलेट डिस्फंक्शन होंगे। क्लियर है? इसके अलावा नर्वस सिस्टम देखिएगा, नर्वस सिस्टम के क्या सिम्टम आएंगे? आई बात में बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं? वेस्ट प्रोडक्ट। और बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो बोलते अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एलओसी अल्टर्ड होगी कि नहीं होगी? अरे भाई वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ेंगे, ब्रेन में डिपोजिट होंगे, ब्रेन के अंदर क्या होगा? अल्ट्रेशन होगा, पेशेंट इरिटेट होगा, एलओसी होगी, अल्टर्ड एलओसी होगी तो इरिटेशन होगा, इरिटेट होगा, पेशेंट को क्या होगा? कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। क्लियर है? आई बात में पेशेंट का आईसीपी तक बढ़ सकता है, यहाँ तक बहुत ज्यादा अगर इन्फेक्शन हो। क्लियर है? इसके अलावा बताओ, यहाँ पे देखिएगा यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब अमाइनो एसिड ये सब बढ़ रहे हैं, ये सब एसिड बढ़ेंगे तो फाइनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीनल फेलियर में क्या देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अरे क्या देखने को मिलेगा बच्चों? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और कहीं पे भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है तो कौन सा रेस्पिरेशन? कॉस्मॉल रेस्पिरेशन। बताओ देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहीं पे भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो क्या देखने को मिलेगा? कॉस्मॉल रेस्पिरेशन। और कॉस्मॉल रेस्पिरेशन क्या होता है? देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कॉस्मॉल रेस्पिरेशन होता है वेरी इंपॉर्टेंट, रैपिड, डीप एंड रेगुलर ब्रीथिंग। हाफना जिसको बोलते हैं अपन, नॉर्मली जैसे पेशेंट हाफ जाता है। क्लियर है? रैपिड, डीप एंड रेगुलर, इरेगुलर नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना। कॉस्मॉल रेस्पिरेशन रेगुलर रेस्पिरेशन, पर होता कौन सा? फास्ट होता है और थोड़ा गहरा, इस तरह से पेशेंट को सांस आएगी। इस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? कॉस्मॉल रेस्पिरेशन। और कॉस्मॉल रेस्पिरेशन हमेशा कहाँ देखने को मिलता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। चाहे मेटाबॉलिक एसिडोसिस यूरेमिक फ्रोस्ट से हो, यूरेमिक सिंड्रोम से हो, चाहे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो, चाहे सीआरएफ से हो, किसी से भी आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, हमेशा कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा? कॉस्मॉल रेस्पिरेशन। तो ये मोटे मोटे सिम्टम आएंगे बच्चों किस केस में? क्रोनिक रीनल फेलियर में। पूरी बॉडी का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, पेशेंट को जीआईटी इरिटेट होगी तो एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग होगा, फाइनली आपका फ्लूइड बढ़ेगा तो वेट गेन होगा। लेकिन जैसे जैसे होगा बॉडी में पफिनेस होगी, बॉडी की इम्यूनिटी भी क्या होगी? बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होगा, इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? कम। बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट है तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होगा, फीवर आएगा। क्लियर है? मल्टी सिस्टम फेलियर होना क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? लीवर पे लोड पड़ेगा, ब्रेन पे लोड पड़ेगा, हार्ट पे लोड पड़ेगा, किडनी, लंग, लिवर, पूरी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम समेट होंगे और फाइनली क्या होगा? बीमारियों का घर बन जाएगा। अगर इसका लास्ट इलाज है, इसका ट्रीटमेंट मिल गया तो ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट कर दी तो ठीक है, वरना पेशेंट को जान का खतरा है। ये थी बच्चों छोटी छोटी बातें और क्या कॉमन साइन सिम्टम किसके? सीआरएफ के। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अपन बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके बारे में?
उसके बाद अपन बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अपन रीनल फेलियर की बात कर रहे हैं। अपन टॉपिक क्या चल रहा है अपना, रीनल फेलियर। रीनल फेलियर में अपन बात करें कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, चाहे ARF हो चाहे CRF हो, फिक्स है। देखिएगा पहला अपन पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन केस ऑफ रीनल फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट। इसके बारे में अपन कॉमन इन्वेस्टिगेशन में पढ़ चुके हैं। 5 पैरामीटर देखेंगे, सीरम क्रेटिनिन, यूरिन क्रेटिनिन क्लियरेंस, सीरम यूरिक एसिड लेवल, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल और यूरिन यूरिक एसिड क्लियरेंस, क्रेटिनिन क्लियरेंस सब देखेंगे। आई बात में RFT, और RFT के अंदर एग्जैक्ट पैरामीटर इज यूरिन क्रिएटिनिन क्लियरेंस। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड या बेस्ट पैरामीटर टू असिस्ट रीनल फेलियर, तो कौन सा है, कौन सा, सीरम यूरिन क्रिएटिनिन क्लियरेंस। अगर ये नहीं दे रखा तो फिर आंसर जाएगा सीरम यूरिक एसिड, सॉरी सीरम क्रिएटिनिन क्लियरेंस, और अगर ये नहीं दे रखा तो राइट आंसर जाएगा सीरम क्रिएटिनिन लेवल, पर बेस्ट इज यूरिन क्रिएटिनिन क्लियरेंस। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा, RFT के अलावा बताओ रीनल फेलियर है तो रीनल बायोप्सी करा सकते हैं। क्लियर है। यूरिन एनालिसिस करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। इंट्रावीनस पालोग्राम IVP करा सकते हैं, किडनी की USG करा सकते हैं, किडनी की MRI करा सकते हैं, किडनी के क्या करा सकते हैं अपन, एक्सरे करा सकते हैं। क्लियर है। हमारी बात में एंजियोग्राफी करा सकते हैं, मल्टीपल टेस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन अर्ली डिटेक्ट किससे हो जाता है आपका, RFT से। क्लियर है। और इन सब इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिटेल में अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ समय खराब नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद नेक्स्ट बात करेंगे अपन मैनेजमेंट की। किसकी बच्चों, मैनेजमेंट की। यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएंगे। 2 तरह का ARF, 2 तरह का आपका फेलियर है, ARF और CRF। CRF का तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, CRF का एक इलाज है, या तो CRF में किडनी ट्रांसफर कर दो, बाकी टेम्परेरी जब तक बचाना पेशेंट को छोटे मोटे उपाय करते रहो, बाकी कोई ज्यादा फायदा नहीं। ARF के मल्टीपल ट्रीटमेंट है, ARF सक्सेसफुल भी है, CRF ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। ARF में आप देखो, एक तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस को मेंटेन करोगे क्योंकि पोटेशियम गड़बड़ा रहे हैं। इसके अलावा पेशेंट को हीमोडायलिसिस कर सकते हो, पेशेंट को डाइट दे सकते हो, पोटेशियम लेवल को कम कर सकते हो। और CRF में लास्ट क्या करना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। CRF में लास्ट क्या करना पड़ेगा आपको, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे अगर अपन यहाँ बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले बात करते हैं अगर जनरल मैनेजमेंट में बात करें अपन किडनी फेलियर का, तो जनरल मैनेजमेंट में कैसा मैनेजमेंट होगा, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। बच्चों कौन सा मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट में अपन पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। और देखिएगा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में आप देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में अपन फोकस करेंगे सिम्टम का। जैसे पेशेंट को ओडिमा है, क्या है, ओडिमा है, तो क्या दो, डायरेटिक्स, क्या दो, डायरेटिक्स प्लस क्या दो, ह्यूमन एल्ब्यूमिन। अरे एल्ब्यूमिन देते हैं अपन, यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल भी कम होगा, किडनी फेलियर हो रही है, ह्यूमन एल्ब्यूमिन देंगे तो ओडिमा क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्लियर है। इसके अलावा पेशेंट का फ्लूइड मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली। फ्लूइड मैनेजमेंट आपका वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लूइड मैनेजमेंट है, आपको कितना फ्लूइड देना है, आउटपुट प्लस 600 ml। इसका मतलब समझे आप, 600 से 700 ml, ये क्वेश्चन आ चुका है। कितना फ्लूइड दोगे पेशेंट को पर डे। जैसे किसी पेशेंट का 24 आवर्स में यूरिन आउटपुट है 300 ml, मान लो एक्यूट रीनल फेलियर का पेशेंट है, 400 से कम होता है यानी 300 ml है, प्लस उसको कितना 600 या 700 ml मिला के दे, यानी टोटल पर डे 1000 ml से ज्यादा उसको फ्लूइड नहीं देना, चाहे ड्रग की फॉर्म में दो, IV ओरली कैसे भी दो, लेकिन 1000 ml से ज्यादा उसको फ्लूइड नहीं देना। यानी टोटल आउटपुट उसके अंदर एक्स्ट्रा कितना ऐड कर सकते हैं, 600 से 700 ml। एक ही वर्ड में पूछे तो 600 ml आपको ऐड करना है। यानी अगर 300 ml है तो 900 ml देना है, 200 ml यूरिन आउटपुट तो 200 प्लस 600 कितना देना है, 800 ml, इससे ज्यादा नहीं देना है। इसके अलावा स्ट्रिक्ट मॉनिटर इनटेक आउटपुट चार्ट, पेशेंट का स्ट्रिक्टली एवरी हावरली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ चुका है,
कोई सीआरएफ का पेशेंट है तो आईओ वाइटल एवरी आवर करना, और स्पेशली यूरिन आउटपुट आपको एवरी आवर मॉनिटर करना हर घंटे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम जोधपुर का क्वेश्चन है, क्लियर है। और एम दिल्ली में भी आ चुका है ये, सिट मॉनिटर इनटेक आउटपुट, क्लियर है। इसके अलावा फ्लूइड लेवल को देखने के लिए सबसे बढ़िया आपका क्या इनटेक आउटपुट, लेकिन इससे भी बढ़िया बेस्ट पैरामीटर टू असिस्ट फ्लूइड इनटेक इज वेट गेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेट डेली वेट, आपको फ्लूइड कितना जा रहा है पेशेंट को, इसको देखना तो सबसे बढ़िया पैरामीटर है वेट। रोज फिक्स समय पे फिक्स क्लोथिंग में, ऑलरेडी जो आईसीयू में मरीज भर्ती है उनके बेडिंग पे वेटिंग मशीन आती है, ऑलरेडी आईसीयू में जो बेड ही ऐसे होते हैं जिनमें वेटिंग हो सकती है पेशेंट की, तो जैसे रोज फिक्स 10 बजे तो रोज फिक्स 10 बजे सेम क्लोथिंग में पेशेंट का क्या करना वेट, एंड वेट इज द बेस्ट पैरामीटर टू असिस्ट फ्लूइड इनटेक। उसके बाद दूसरा बेस्ट कौन सा है, इनटेक आउटपुट, क्लियर है। आरी बात में तो फ्लूइड को मैनेजमेंट करें, ओडिमा को मैनेजमेंट करें, जनरल मैनेजमेंट करें आप, क्लियर है। नेक्स्ट देखेगा, उसके बाद अपन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फिर सिस्टमेटिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है फार्माकोलॉजी में। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखिएगा आप वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो क्या दोगे, डायूरेटिक्स। अरे क्या दोगे भाई, डायूरेटिक्स। फ्लूइड बढ़ा हुआ तो क्या दोगे, डायूरेटिक्स। हालांकि इफेक्टिव नहीं है डायूरेटिक्स के अंदर, अपन मोस्ट प्रोबेबली देते हैं लूप डायूरेटिक्स। कौन से डायूरेटिक्स, और लूप डायूरेटिक्स आपने पढ़ा ही होगा, लेसिक्स, या जिसके अंदर साल्ट क्या होता है, फ्रूसोमाइड। तो मोस्ट कॉमनली पॉपुलर है 40-20 mg BD TDS अकॉर्डिंग टू फिजिशियन प्रोफेसर। लेसिक्स दे सकते हैं आप, इथियोक्राइनिक एसिड दे सकते हैं, क्लियर है। ये कुछ होती है आपकी थाइजाइड डायूरेटिक दे सकते हैं आप। इसके अलावा आप दे सकते हैं कार्बनिक एनाइड्स वगैरह, एसिटाजोलिमाइड वगैरह, यानी आप डायूरेटिक्स थे। और लूप डायूरेटिक्स का मेन साइड इफेक्ट होता है हाइपोकैलेमिया, और इससे फायदा भी मिलेगा, यूरिन आउटपुट भी बढ़ेगा और पोटेशियम का लेवल भी क्या होगा, कम, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट क्या है, हाइपोकैलेमिया। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हाइपोकैलेमिया होता है। तो इसके अलावा आप लेसिक्स दे रहे हो तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट उसकी एक्सक्रेनियल नर्व को असिस्ट करते रहना, क्योंकि लेसिक्स का मेन साइड इफेक्ट होता है ऑटोटॉक्सिसिटी। हाइपोकैलेमिया के बाद क्या होता है, ऑटोटॉक्सिक ड्रग है, तो लेसिक्स के साथ आप उसकी हियरिंग एबिलिटी को भी असिस्ट करना है पेशेंट को। तो पेशेंट को लूप डायूरेटिक दे सकते हैं। दूसरा पेशेंट को स्टेरॉइड थेरेपी दे सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेरॉइड थेरेपी के अंदर डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन ड्रग दे सकते हैं। लेकिन स्टेरॉइड आपको डायबिटीज में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। वाई, बिकॉज स्टेरॉइड दोगे आप, जैसे डेक्सामेथासोन दिया, डेक्सामेथासोन किसकी तरह काम करती है, एल्डोस्टेरोन की तरह। आप पेशेंट को रीनल फेलियर वाले को डेक्सा यानी एल्डोस्टेरोन दे रहे हो तो क्या होगा, सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा। सोडियम और वाटर रीएब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा, सोडियम और वाटर रीएब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा, सोडियम और वाटर रीएब्जॉर्ब होगी तो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा। फ्लूइड वॉल्यूम ऑलरेडी रीनल फेलियर में बढ़ा हुआ है, इसलिए आपको सोडियम और वाटर क्या देना, आपको स्टेरॉइड अवॉइड करनी है। लेकिन अगर रीनल फेलियर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम से हो, या रीनल फेलियर ऑटोइम्यून डिजीज से हो, तब तो आपको स्टेरॉइड देनी ही पड़ेगी। तो जनरली रीनल फेलियर में स्टेरॉइड क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। बट रीनल फेलियर इज ड्यू टू वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी या इम्यूनिटी प्रॉब्लम की वजह से, ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से रीनल फेलियर हो रहा है, तब आपको ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में स्टेरॉइड देना ही पड़ेगा, क्लियर है। और जब भी स्टेरॉइड दे रहे हो, स्टेरॉइड का मेन साइड इफेक्ट होता है कि ये क्या करती है, एचसीएल सीक्रेशन को बढ़ाती है, पेप्टिक अल्सर हो रहे हैं। तो जब भी स्टेरॉइड दो, साथ में गिफ्ट में क्या दो, एंटासिड। पर ध्यान रखें ज्यादा एंटासिड नहीं देना है, क्योंकि एंटासिड में एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ज्यादा होता है, तो ऑलरेडी पेशेंट को हाइपर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम वगैरह बढ़ा हुआ है, तो ये थोड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें। इसके अलावा पेशेंट को क्या है, आपको अवॉइड करना है नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग लाइक अमेकासिन, जेटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एस्प्रिन, लिथियम, डिजोक्सिन, सब ड्रग को क्या करना, आपको अवॉइड करना है, क्लियर है। इसके अलावा पेशेंट की अगर बीपी बढ़ी हुई है, क्या बढ़ी हुई है, हाइपरटेंशन होता है, टेकिकार्डिया, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लाइक एसी इनहिबिटर दे सकते हो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देकर रख सकते हो आप, क्लियर है। बीटा ब्लॉकर वगैरह देख सकते हो आप। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है पेशेंट का, क्लियर है। मल्टीपल मैनेजमेंट होता है पेशेंट का। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट में क्या दोगे, पेशेंट को प्रोटीन ज्यादा नहीं देना, क्योंकि जीएफआर अल्टर्ड है। प्रोटीन दोगे तो प्रोटीन किसमें टूटेगा, अमोनिया, अमोनिया से क्या बढ़ेगा, यूरिया, और यहाँ पे यूरिया ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, क्लियर है। तो आई बात करें डाइटरी मैनेजमेंट में क्या फोकस करोगे आप, डाइटरी मैनेजमेंट में आप फोकस करोगे वेरी इंपॉर्टेंट लो प्रोटीन, आई बात में लो फ्लूइड, फ्लूइड भी आपको कम देना है,
लो सोडियम एंड पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, पोटेशियम तो बिल्कुल भी नहीं देना है, लो प्रोटीन, लो फ्लूइड, लो सोडियम, बट पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट। पेशेंट को बिल्कुल भी पोटेशियम नहीं देना क्योंकि ऑलरेडी हाइपरकैलेमिया हो रहा है, और डायबिटीज में सबसे खतरनाक कंडीशन, रीनल फेलियर में सबसे खतरनाक कंडीशन हाइपरकैलेमिया होता है, क्योंकि पोटेशियम नॉर्मली 3.5 से 5 होता है, मैक्सिमम 5.5 तक जा सकता है, 5.5 से ज्यादा होते तुरंत कार्डियक डिसीज में होकर हार्ट अटैक या अटैक आ जाते हैं, पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो स्ट्रिक्ट आपको पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट करना है, लो सोडियम, लो फ्लूइड और लो प्रोटीन डाइट देना है। इसके लिए हाई फाइबर देना है क्योंकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है पेशेंट। यह आपका डाइटरी मैनेजमेंट हो गया। और ध्यान रखें रीनल फेलियर में लो प्रोटीन, लो फैट डाइट, फैट भी क्या देनी है आपको, लो फैट डाइट, पर कार्बोहाइड्रेट, हाई कार्बोहाइड्रेट दे। क्यों कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज दे, क्योंकि पेशेंट में क्या है हाइपोग्लाइसीमिया, प्लस पेशेंट को कोस्मोल रेस्पिरेशन हो रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, तो बॉडी में एनर्जी की जरूरत ज्यादा है, इसीलिए आपको क्या देना, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, लो प्रोटीन, लो फ्लूइड, लो सोडियम एंड पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट देनी है। क्लियर है। इसके अलावा पेशेंट को क्या है, प्रूराइटिस, क्या है, खुजली चल रही है भाई यूरेमिक फोर्स से, तो प्रूराइटिस हो रहा है, तो अपन एंटी प्रूराइटिक एजेंट, कौन से एजेंट देंगे, एंटी प्रूराइटिक, जैसे बेटोवेन एन वगैरह आती है, नियोमाइसिन वगैरह आती है, ऑइंटमेंट लगाएं, क्लियर है, ऑयल से मसाज करें। आई वास्ट में ओडिमा है तो पेशेंट को और क्या हो रहा है, ओडिमा है तो उसकी फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज करनी है, वरना लंबे समय तक बेड पे रहेगा तो उसको बेड सोर्स होने के चांस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसके अलावा पेशेंट को इम्यूनिटी क्या है, कमजोर हो गई रीनल फेलियर से, तो आपको एक तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग नहीं देनी है, प्लस हाईली इन्फेक्टेड एरिया से पेशेंट को क्या रखना है, आइसोलेट रखना, अवॉइड करके रखना है। क्लियर है। इसके अलावा देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट को एनीमिया है कि नहीं है, अरे एनीमिया है कि नहीं है, ये देखो पेन भी लाल है तो एनीमिया है, खून का कलर लाल है, एनीमिया है, एनीमिया है। और एनीमिया क्यों है, रीनल फेलियर की वजह से, किसकी वजह से, और रीनल फेल हो गई तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की कमी है, एनीमिया हो रहा तो फटीग वीकनेस हो रही है, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वरना बॉडी में। एनीमिया है पेशेंट को, एनीमिया किसकी वजह से, डिक्रीज इरिथ्रोपोइटिन की वजह से, क्योंकि किडनी फेल होगी तो आपके इरिथ्रोपोइटिन बढ़ा, तो एनीमिया के मैनेजमेंट में अपन क्या देते हैं, बाहर से इरिथ्रोपोइटिन देते हैं, इंजेक्शन इपोइटिन या इंजेक्शन इपोगन नाम से एक इंजेक्शन आता है, इसके अंदर क्या आता है, 0.4 या 0.6 ml का, यानी 4000 या 6000 यूनिट का इंजेक्शन आता है अकॉर्डिंग टू फिजिशियन प्रिस्क्राइब, कई 3000 यूनिट का भी आता है, अलग अलग यूनिट का आता है। इंजेक्शन इपोटिन या इपोगन लगाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या आता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, इपोगन में कौन सा हार्मोन होता है, इरिथ्रोपोइटिन। इसका रूट कौन सा रहता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। क्लियर है कि पेशेंट को इंजेक्शन इपोटिन या इपोगन लगाया है तो उसको किस रूट से दोगे, तो आपको पता है इपोटिन या इपोगन में कौन सा साल्ट होता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, किडनी फेलियर के पेशेंट में, एनीमिक पेशेंट में लगाते हैं। ये रूट क्या रहेगा इसका, सब क्यूटेनियस। क्लियर है। और ये क्वेश्चन पूछेगी इसका क्लासिकल साइड इफेक्ट क्या है, इपोटिन अगर साइड इफेक्ट दे रहा तो क्लासिक साइड इफेक्ट होता है सीवियर हेडेक। ये सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। इसका क्लासिकल साइड इफेक्ट क्या, सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा पेशेंट का, किसका, इपोटिन का। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आया कि कोई क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है, उसको इंजेक्शन इपोटिन चल रहा है, तो ड्रग इफेक्टिव काम कर रही है, यानी ढंग से काम कर रही है, आपको पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा, आरबीसी लेवल अगर बढ़ेगा, आरबीसी काउंट बढ़ेगा तो मतलब ड्रग का इफेक्ट एकदम क्या आ रहा है, सही, और अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो ड्रग का इफेक्ट नहीं आ रहा है। इस तरह से आप किसको मैनेज करोगे बच्चों, किसको, एनीमिया को। क्लियर है। कोस्मोल रेस्पिरेशन है तो आप ऑक्सीजन वगैरह दें। क्लियर है। इसके अलावा पेशेंट को प्लेटलेट काउंट क्या हो रहे हैं, कम, तो जरूरत पड़ने पे आप प्लेटलेट को क्या करें, ट्रांसफ्यूज करें, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा यहाँ पे और आप फोकस करें। अब देखिएगा सबसे बड़ी समस्या हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस कौन सा होता है, हाइपरकैलेमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीनल फेलियर में सबसे बड़ी जो मैनेजमेंट की दिक्कत होती है वो हाइपरकैलेमिया की, डेथ भी इसी की वजह से होती है। रीनल फेलियर में पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो जाता है, नॉर्मल पोटेशियम लेवल 3.5 से लेके 5 मिलीकूलेंट पर लीटर होता है। जनरली प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली जो अपना एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकली अगर पोटेशियम कितने से ज्यादा है, 5.5 मिलीकूलेंट पर लीटर से है, स्पेशली रीनल फेलियर के पेशेंट को, तो कभी भी कार्डियक डिसीज में होकर हार्ट अटैक आ जाता है, कभी भी उसकी डेथ हो सकती है। क्लियर है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट किसको मेजर करना आपको, हाइपरकैलेमिया को। हाइपरकैलेमिया को मेजर करने के कई तरीके हैं, देखिएगा। हाइपरकैलेमिया को मेजर करने के लिए देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं साल्बुटामोल नेबुलाइजेशन। साल्बुटामोल नेबुलाइजेशन क्या दे सकते हो बच्चों, साल्सोल नेबुलाइजेशन।
आप दे सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए और क्या, साल्सोनेमजन या ग्लूकोज इंसुलिन ड्रिप। कौन सी ड्रिप है? ग्लूकोज इंसुलिन ड्रिप। ये क्वेश्चन आ चुका है कि रीनल फेलियर हो या बर्न का कोई भी पेशेंट हो या सीआरएफ का पेशेंट हो, हाइपरकैलेमिया, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या करेंगे? फर्स्ट ट्रीटमेंट इन केस ऑफ हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया में फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है? साल्सोल नेबुलेशन। इसके अलावा ग्लूकोज इंसुलिन ड्रिप दे सकते हैं, इसके अलावा पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं, इसके अलावा पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनोट दे सकते हैं, या वेरी इंपॉर्टेंट पेशेंट को क्या लगा सकते हैं? केक्सोलेट एनीमा। कौन सा एनीमा? केक्सोलेमा। ये 5 मैनेजमेंट है किसके? हाइपरकैलेमिया का। एक एक बार देखते हैं। सबसे पहले हाइपरकैलेमिया का मैनेजमेंट में क्या? साल्सोल नेबुलाइजेशन। क्या बच्चों? साल्सोल नेबुलाइजेशन। देखिएगा साल्सोल नेबुलाइजेशन का क्या रोल है। पेशेंट को क्या हो रहा है यहाँ पे? पेशेंट को क्या हो रहा है? हाइपरकैलेमिया। पेशेंट को अपन क्या करते हैं? जिसको हाइपरकैलेमिया, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया इन रीनल फेलियर या कोई भी किसी भी बीमारी का मरीज होकर उसमें हाइपरकैलेमिया, तो सबसे पहला इलाज ही क्या करते हैं? उसको साल्सोल नेबुलाइजेशन। क्लियर है? फर्स्ट मैनेजमेंट, पहला क्वेश्चन। साल्सोल आप पेशेंट को क्या दोगे? साल्सोल नेबुलाइज कराओगे, साल्सोल एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगी। ये साल्बुटामोल ब्लड में आ गई, ब्रोंकोडायलिसिस होती है ये ब्लड में जाएगी। ये तुम्हारा ब्लड और ये तुम्हारी क्या है? टिश्यू। इंट्रासेलुलर सबसे ज्यादा मिनरल क्या होता है? पोटेशियम। यहाँ आपका रीनल फेलियर का पेशेंट है तो उसमें पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है। ये साल्बुटामोल ड्रग जैसे ब्लड में जाएगी, ये पोटेशियम को ब्लड से उठा के कहाँ भेजेगी? सेल में। तो बताओ, ब्लड में तो पोटेशियम का लेवल कम होगा ना, सेल में कितना पड़ा रहे कोई लेना देना नहीं है, ब्लड में आपके पोटेशियम का लेवल क्या होना चाहिए? कम। तो फाइनली साल्सोल क्या करती है? पोटेशियम को ब्लड से कहाँ रिवर्ट बैक भेजती है? सेल में। और तो बताओ धीरे धीरे ब्लड में सीरम पोटेशियम लेवल कम होगा कि नहीं होगा? तो फाइनली सीरम पोटेशियम लेवल क्या होगा? कम। कई बार क्वेश्चन भी पूछता है कि साल्सोल नेबुलाइजेशन का साइड इफेक्ट क्या होता था? हाइपोकैलेमिया। बताओ ड्रग का इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या है? हाइपोकैलेमिया। बताओ इसके साइड इफेक्ट को अपन काम में फायदा ले सकते हैं? ले सकते हैं, क्योंकि रीनल फेलियर के पेशेंट को क्या हो रहा है? हाइपोकैलेमिया। अपन ऐसी ड्रग दे, हाइपोकैलेमिया करा देते, क्या दे देंगे? साल्सोल नेबुलाइजेशन। दूसरा जो मैनेजमेंट होता है वो होता है ग्लूकोज इंसुलिन ड्रिप। क्या करते हैं अपन? 8 से 10 यूनिट अकॉर्डिंग टू फिजिशियन प्रिस्क्राइब रेगुलर इंसुलिन। वेरी इंपोर्टेंट। कौन सा इंसुलिन लेते हैं बच्चों? रेगुलर। 8, 10, 12 यूनिट जो भी डॉक्टर कहता है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? इसको D50% में मिक्स करना है। ये क्वेश्चन आ चुका है। डेक्सट्रोज कितना यूज लोगे? हाइपरकैलेमिया में 50% इंसुलिन मिलाओगे। और इंसुलिन जो लोगे आप आईवी वाला रेगुलर इंसुलिन, क्योंकि वेरी शॉर्ट और शॉर्ट एक्टिंग को अपन आईवी दे सकते हैं, बाकी को सबकोटेनियस देते हैं। क्लियर है? तो रेगुलर इंसुलिन दोगे और किसके अंदर? D50% के मिला के। मान लीजिएगा 50 ml क्या लिया तुमने? D50 और 8-10 यूनिट उसमें मिला दी। क्लियर है? और इसको किस रूट से लगाओगे? आईवी। आप लगाओगे इसको इन्फ्यूजन पंप से, जैसे 5 ml पर आवर, 10 ml पर आवर, ऐसे 2 यूनिट पर आवर, इस तरह से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से अकॉर्डिंग। ग्लूकोज इंसुलिन ड्रिप। देखिएगा पेशेंट को जैसे आप इंसुलिन और ग्लूकोज दोगे, इंसुलिन क्या करेगा? आपका वेरी इंपॉर्टेंट एनाबॉलिक हार्मोन है। ये क्या करेगा? ब्लड के अंदर जो पोटेशियम है उसको उठा के कहाँ भेजेगा? सेल में। यानी कुल मिला के सीरम पोटेशियम लेवल को क्या कर रहा है? ये कम। और बताओ सीरम पोटेशियम को कम कर रहा है तो इंसुलिन दे सकते हैं नहीं दे सकते? क्लियर है? तो इंसुलिन दोगे तो पोटेशियम धीरे धीरे ब्लड में क्या होगा? कम। क्लियर है? साथ साथ में इंसुलिन क्या करता है? हालांकि इंसुलिन मेन किसको रिवर्ट? एनाबॉलिक हार्मोन किसका? ग्लूकोज का। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में लीवर में स्टोर करा देता है, यानी इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को भी क्या कर रहा है? कम। क्लियर है? और ऑलरेडी डायबिटीज में हाइपोग्लाइसीमिया, तो पेशेंट तो हाइपोग्लाइसीमिया से मर जाएगा, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो, इसीलिए अपन हाइपोग्लाइसीमिया को रोकने के लिए हम इंसुलिन को किस में मिला के देते हैं? डेक्सट्रोज 50% में मिला के देते हैं, ताकि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं हो। और किडनी फेलियर में पहले भी हाइपोग्लाइसीमिया है, तो हाइपोग्लाइसीमिया के मैनेजमेंट में क्या करते हैं अपन? डेक्सट्रोज 50% मिला के देते हैं। और इंसुलिन किस लिए देते हैं? ताकि पोटेशियम लेवल क्या हो जाए? कम। और डेक्सट्रोज 50% देने से फायदा क्या रहेगा? इंसुलिन के द्वारा जो ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है वो मेंटेन रहेगा। और किडनी फेलियर में ऑलरेडी हाइपोग्लाइसीमिया है, तो दूसरा मैनेजमेंट कौन सा? ग्लूकोज इंसुलिन ड्रिप। तीसरा मैनेजमेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्यों देते हैं भाई सोडियम? अरे बताओ, रीनल फेलियर के पेशेंट को यूरेमिक फ्लोट, यूरिक एसिड बढ़ रहे, तो बताओ मेटाबॉलिक एसिडोसिस था कि नहीं था? और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ था तो कोस्मोल रैपिड फास्ट ब्रीथिंग हो रही, तो और एसिडोसिस को रोकना बहुत जरूरी है, इसलिए एसिडोसिस को टू ट्रीट मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या देते हैं अपन? सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ गए?
सोडियम बाइकार्बोनेट तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस ठीक होगा, एसिडोसिस ठीक होगा तो पोटेशियम का इनफ्लक्स और आई फ्लक्स क्या होगा, कम। हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंज पंप कम होंगे, थोड़ा अफेक्ट पड़ेगा पोटेशियम लेवल पे। नेक्स्ट अपन क्या देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों देंगे ये, क्यों देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ चुका है कि हाइपरकैलेमिया में कैल्शियम ग्लूकोनेट क्यों देते हैं, तो इसका कारण देखिएगा। हाइपरकैलेमिया में बताओ कार्डियक डिसरिथमिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे हाइपरकैलेमिया में क्या हो रहा है, कार्डियक है, ये तुम्हारा हार्ट है, हार्ट के अंदर एक तो चलता है सोडियम पोटेशियम पंप और एक कौन सा चलता है, कैल्शियम पोटेशियम पंप। कौन सा पंप, एक तो कैल्शियम पोटेशियम पंप और एक कौन सा, सोडियम पोटेशियम पंप। क्लियर है। 3 अणु पोटेशियम के अंदर जाते हैं तो 2 अणु, सॉरी 3 अणु कैल्शियम के अंदर जाते हैं तो 2 अणु किसके बाहर निकलते हैं, पोटेशियम के। अब पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है तो पोटेशियम बहुत ज्यादा उछल कूद मचाएंगे तो कार्डियक डिसरिथमिया होगा। उस कार्डियक डिसरिथमिया के इफेक्ट को काउंटरैक्ट करने के लिए या हाइपरकैलेमिया इंड्यूस्ड कार्डियक डिसरिथमिया का एंटीडोट क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसीलिए अपन हाइपरकैलेमिया के मरीज को क्या देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट। समझ गए, किस लिए देते हैं, ताकि हाइपरकैलेमिया इंड्यूस्ड कार्डियक डिसरिथमिया क्या हो जाए, ठीक। एक तरह से एंटीडोट है ये हाइपरकैलेमिया का, कार्डियक डिसरिथमिया को रोकने के लिए। और लास्ट लगाएंगे अपन कैक्सुलेट एनीमा। कौन सा एनीमा बच्चों, कैक्सुलेट एनीमा। कैक्सुलेट एनीमा के अंदर जो आपका साल्ट आता है वो सोडियम पॉलीस्टीन सल्फोनेट होता है। कौन होता है बच्चों, सोडियम पॉलीस्टीन सल्फोनेट या कैक्सुलेट एनीमा। ये कैक्सुलेट एनीमा आप मोस्ट कॉमनली एलिमा रूट से दोगे, जैसे आप रेक्टम रूट से इसको दोगे ये क्या करेगा, जीआईटी में जाएगा और जीआईटी में जाके क्या करेगा, लोअर जीआईटी में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करेगा, जीआईटी में जाके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाएगा और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा तो डायरिया होगा और डायरिया होगा तो पोटेशियम का लॉस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लोअर जीआईटी में सबसे ज्यादा मिनरल कौन सा होता है, पोटेशियम। अपर जीआईटी में सोडियम होता है, अपर में भी हालांकि प्रायोरिटी पोटेशियम को देंगे। क्लियर है। लोअर जीआईटी में क्या होगा, सोडियम पोटेशियम ज्यादा है, डायरिया होगा तो किसका लॉस होगा, पोटेशियम का। इसलिए पढ़ते हैं ना कि डायरिया का साइड इफेक्ट क्या होता है, हाइपोकैलेमिया हाइपोनेट्रीमिया। और बताओ डायरिया कराने से हाइपोकैलेमिया हो तो अपना तो फायदा हो रहा है, क्योंकि अपने को हाइपोकैलेमिया कराना है, क्योंकि रिनल फेलियर के पेशेंट को क्या हो रहा है, हाइपरकैलेमिया। इसीलिए डायबिटीज में सबसे क्रिटिकल जो मैनेजमेंट होता है, पेशेंट को बचाना तो किसको ठीक करना है, किसको, हाइपरकैलेमिया। पेशेंट को कैक्सुलेट एनीमा देंगे तो एनीमा के थ्रू पोटेशियम का लॉस होगा, पोटेशियम लॉस होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा तो सीरम पोटेशियम लेवल कम होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। तो अपन हाइपरकैलेमिया के पहला मैनेजमेंट होता है साल्बुटामोल, बेस्ट मैनेजमेंट होता है ग्लूकोज इंसुलिन ड्रिन, बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैक्सुलेट एनीमा दे सकते हैं। ये मोटे मोटे क्वेश्चन थे किससे रिलेटेड, आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वजन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं अपन, किसकी, सीआरएफ के जो साइन सिम्टम है, एआरएफ के साइन सिम्टम उनके मैनेजमेंट की। इसके अलावा बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीनल फेलियर के पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया है कि नहीं है, हाइपोकैल्सीमिया का मैनेजमेंट क्या करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे, नहीं दोगे, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट देखो किस में मिला के 100 ml NS में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर फ्रांस ओवर 30 मिनट। ध्यान रखना कैल्शियम को कभी भी आईवी पुश, बोलस पुश नहीं देना, वरना हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। इसलिए 100 ml NS में मिला के 10 से 20 ml यानी 1 से 2 एम्पूल जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, आपको स्लो आईवी देना है। स्लो आईवी यानी ओवर 30 मिनट, और हमेशा किस में देना है, कार्डियक मॉनिटरिंग में। किसके साथ देना है आपको, कार्डियक मॉनिटरिंग के साथ। कार्डियक मॉनिटरिंग करते रहना, फिर आपको क्या देना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। क्लियर है। इसके अलावा पेशेंट को क्या हो रहा है, हाइपर मैग्नीसीमिया, पेशेंट को क्या हो रहा है, हाइपर मैग्नीसीमिया, और मैग्नीसीमिया बढ़ेगा तो मैग्नीसीमिया कैल्शियम की तरह काम करेगा, आपकी ईसीजी में काफी चेंज होंगे। तो हाइपर मैग्नीसीमिया का एंटीडोट पूछे तो वेरी इंपॉर्टेंट बताइए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या दे सकते हो आप, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाइपर मैग्नीसीमिया का नहीं, हाइपर फॉस्फेटीमिया का। किसका, हाइपर फॉस्फेटीमिया हो रहा पेशेंट का, हाइपर फॉस्फेटीमिया का आपका एंटीडोट होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाइपर मैग्नीशियम तो लूप डायरेक्ट से ही बाहर निकल जाता है, ठीक हो जाता है। तो अगर पेशेंट को हाइपरफॉस्फेमिया हो रहा है क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया है और हाइपरफॉस्फेमिया, तो हाइपरफॉस्फेमिया का एंटीडोट क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि आजकल इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि इस वजह से मेंटल रिटार्डेशन, साइजोप्रेनिया ऐसे सिम्टम आते हैं, किडनी और डैमेज होती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से, इसलिए आजकल इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो ये थी बच्चों छोटी छोटी बातें, किडनी के कोज,
आई वास्ट में किडनी के साइन सिम्टम, इन्वेस्टिगेशन और किडनी का क्लासिकल मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट तो था सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। कौन सा? अगर इस मैनेजमेंट से काम नहीं चल रहा है तो एयरअप में फाइनल मैनेजमेंट क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायलिसिस। क्या बच्चों? एयरअप का परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होता है? डायलिसिस। 2-4 बार 10 बार डायलिसिस करोगे तो किडनी वापस फंक्शन करना शुरू, खुद काम करने शुरू लग जाएगी, दिक्कत वाली बात नहीं है। सीआरएफ में तो किडनी डैमेज होगी, डायलिसिस का कोई फायदा नहीं, अब ठीक नहीं हो सकती, तो सीआरएफ का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है क्या? रीनल ट्रांसप्लांट। फाइनल ट्रीटमेंट क्या है? रीनल ट्रांसप्लांट। तो अब अपन बात करेंगे किडनी मैनेजमेंट में, रीनल फेलियर के मैनेजमेंट में, एक डायलिसिस और एक रीनल ट्रांसप्लांट। सबसे पहले बात करते हैं